जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट 7 है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 1.7 मीटर है तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 डेसीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी से 8 सेंटीमीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो समांतर भुजाओं का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई एच है ना, यह है समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको यहाँ क्षेत्रफल दे चुका है 1.6 मीटर और यूनिट डिजिट पहले हमको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे डेसीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा मीटर में है। तो यहाँ पे 1 मीटर है ना, जैसे 100 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर। तो 1.6 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 160 डेसीमीटर। यूनिट सेम हो गया। अब यहां पर देखते हैं, हमसे भुजा गया है तो बड़ी भुजा, तो यहां पे अब इसको बस पुट करेंगे तो 1.2 मान लेते। जो पहली भुजा है वो पहली भुजा कितना हो जाएगा, पहली भुजा x हो जाएगा और दूसरी जो भुजा है वो दूसरी भुजा जो कि पहली भुजा से 8 सेंटीमीटर डेसीमीटर अधिक है तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूला में बस बिठा देना है, x प्लस 8 पहली और दूसरी भुजा को जोड़ने के बाद यहाँ पे h जो कि दिया हुआ बीच की दूरी 10 है तो यहाँ 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू यहाँ पे 160 है। और ये 2 से 5 बार में 5 से 5 तिया 15 5 दूनी 10, यहाँ पे x 2x प्लस 8 बराबर 32। इसको यहाँ से 8 उधर ले जाएंगे तो प्लस है, उधर जाकर के माइनस बन जाएगा। यहाँ पे 2x और यहाँ पे जब 32 में 8 घटेगा तो 24 और ये 2 से 24 12 बार में, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया क्या, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा कितना है, x प्लस 8, तो x प्लस 8 12 और 8 20। तो बड़ी भुजा क्या निकल करके आई, बड़ी भुजा हो गया 20। अब यहाँ पे तो 20 आंसर में है नहीं। अब देखिए यहाँ पे आंसर आपका देखिए डेसीमीटर में दे दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो डेसी को सेंटी बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है कि 2000 रुपए पर 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अब यहां पर देखिए ब्याज 1 वर्ष में लग रहा है 10%, तो यहाँ पे अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष में कितना लगेगा, तो आधा वर्ष में लगने वाला है 5%। उसको दूसरी डिवाइड कर देंगे 5 तो यहाँ पे 5%। अब यहाँ पे हमको 1.5 साल का चाहिए, तो 1.5 साल का अगर 6 मंथ में ब्याज लगता है तो टोटल 3 बार लगेगा, एक बार 6 और 6 तिया 18 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, ये 5 से 5 दूनी 10, 1/20, मतलब 20 रुपया का कितना ब्याज लग रहा है, 1। ये टोटल कितना बार लगेगा, 3 साल का है तो सॉरी 1.5 साल का है तो 3 बार लगेगा, हाफ ईयरली। 20 का 21 लगने वाला है, 20 का 21 दूसरे साल और ये तीसरे भी 20 का 21। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 0, 21 का स्क्वायर 441 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 441 मल्टीप्लाई 2 4 2 8 हो जाएगा 1 6 8 4 12 2 8 और 1 9, तो हो जाएगा यहाँ पे 9261। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरा निकल करके आता है, ये निकल करके आता है मेरा जो मेरा मूलधन है, मूलधन, और ये इधर का क्या रहता है, ये मेरा मिश्र धन है, मिश्र धन है।
तो ब्याज निकालने के क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे। तो 8,261 में से 8,000 घटा देंगे, सॉरी 9,261 में से 8,000 घटा देंगे तो बच करके आएगा 1,261। ये 8,000 का जो वैल्यू है यहाँ पर तो हम परसेंटेज से माने हैं, 8,000 का जो वैल्यू है, ये 8,000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20,000। तो एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ 8 इधर भागा में, तो इधर मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5/2 आ गया। जब इसको 5/2 से सॉल्व करेंगे तो टोटल जो मेरा ब्याज है वो निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13 का 3, 5 एकम 5 और 1 6। अब 2 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, देखिए यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। 31 आ गया, देखिए 31, और यहाँ पे भी क्या है 31। फिर अगर हम यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते, लेकिन आप वहाँ पे समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, बस यूनिट डिजिट देखना है, आगे बढ़ जाना है। 1 बचा तो यहाँ 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो 3152.5, 3152.5 इसका निकल करके आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए अगला सवाल, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी पावर माइनस में रहता है तो क्या कर देते हैं, इसको उलट देते हैं। उलट देने के बाद पावर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 सबका रहता है। जब इसको पावर को प्लस करना है तो क्या करेंगे, इसको 4/1 को 1/4 में परिवर्तन कर देंगे, और 8/1 को 1/8 में। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 4 दूनी 8, 2 बार में, 8 एकम 8, 1 बार में, 2 और 1 3/8। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 3/8। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 यहाँ पे भागा है, 2/3 को अगर पलट देंगे तो हो जाएगा, पलटने से क्या होगा, जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 3/2। इधर क्या है 1/2 पे पावर 2x - 1। अब देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 8, बस इसको फिर से पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 चौके 1/4 आया, और यहाँ पे है 1/2, और यहाँ 2x - 1। हमको x का वैल्यू पता करना है, x पावर का वैल्यू पता करना है, तो बेस दोनों में सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बेस अलग अलग है। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है, क्या कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब लेकिन दोनों में बेस देखेंगे तो बेस समान हो गया। अब यहाँ पे बेस 1/2 है और इस पर पावर क्या है 2x - 1। जब भी बेस समान रहता है बेस कट जाता है और फिर पावर का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे इधर है पावर 2 और इधर पावर है 2x - 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए नंबर को एक साइड करेंगे तो नंबर 2 इधर है, 1 इधर माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पे बचा 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू निकल करके आएगा 3/2। ये x का वैल्यू आ गया, लेकिन हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा गया, इसको यहाँ पे बिठाना है। तो x स्क्वायर मतलब 3/2 का करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस x - 2, और x के जगह में क्या 3/2 रख देते हैं यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और यहाँ पे प्लस, इधर देखिए 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 1, और यहाँ पे बचा 2। 4 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 का टेबल में 4 एक बार में, और 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 का टेबल में 4 2 बार में, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो अब 9 में से 2 जब घट जाएगा तो क्या आएगा 7, और नीचे 4 का 4, तो 7:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। बस सिंपल ही रहता है, आप जितना अच्छा से जितना स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, नल ए और नल बी अकेले काम को 6 घंटा और 8 घंटा में मतलब भर सकता है। नल ए है, नल बी है, एक जो टंकी है उसको 6 घंटा और 8 घंटा में भर सकता है, और एक नल जो सी है वो टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक ही समय पर खोला जाता है तो टंकी कितना समय में भरेगा। एक ए है नल, और एक नल बी है, और एक तीसरा नल है जो सी है। ये 6 घंटा में भर रहा है, ये 8 घंटा में भर रहा है,
तीसरा नल है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो खाली को यहाँ पे माइनस में दिखा रहे हैं और जो भर रहा है उसको प्लस में दिखा रहे हैं। अब क्या करेंगे, टोटल जो उसका आयतन निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो बरका 12, 12 पचे 60, 60 आ जाता है इधर। 60 से एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 6 10 60, 8 सॉरी देख लेते हैं एक बार फिर से, 48 आना चाहिए है ना। 8 और 12 तो 2 3 बार में 4 और 6, 3 1 4 3 दूनी 2 2 1 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24। ये भगवान 24 कितना ले लेते हैं, 24 टोटल कितना है 24। एक का स्पीड देख लेते हैं, 6 घंटा में भरता है तो 6 चौक 24, 4 के स्पीड से ये भरेगा और 8 के स्पीड से भरेगा तो 3 घंटा में, ये 12 के स्पीड से खाली करेगा तो 2 घंटा लगेगा। यदि तीनों नल को एक ही समय में खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी है भरने वाला, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 4 और 3 7 के स्पीड से भर रहा है और ये 2 का स्पीड से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अगर देखें तो 7 के स्पीड से भर रहा है, 2 के स्पीड से खाली हो रहा है, तो ओवरऑल 5 के स्पीड से भरा जा रहा है। तो 24 भरना है कितना, 5 के स्पीड से। तो समय लगने वाला कितना, तो 5 चौका 20, 4 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। बचा कितना 4, इसको भी भरेंगे क्या 5 के स्पीड से। लेकिन यहाँ पे मिनट है तो मिनट में चेंज कर, ये तो मेरा घंटा में है ना, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, तो 12 चौक 48, 4 घंटा 48 मिनट में पूरा भर जाएगा जब तीनों नल एक साथ खुलागा। तो 4 घंटा 48 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, एक्स का वैल्यू पता करना है। यहाँ पे देखिए 7x प्लस वाई, ये अनुपात को लिख सकते हैं फिर 7x माइनस वाई, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7:3। बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 7 या 21x प्लस 3y और इधर से 49x माइनस 7y। अब यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेंगे। तो x को एक तरफ करते हैं, ये x उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। अब यही भी माइनस कर देते हैं ना, 49 में से 21 माइनस करेंगे तो 8 और 2 28x बचेगा। y को इधर ले आते तो y इधर पहले से माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 7 और 3 10y, तो x और y इक्वल टू क्या हो गया, x बराबर हो गया मेरा यहाँ पे 10 और y बराबर हो गया 28। कटेगा तो काट देते हैं, 2 पचे 10, 1 और 4, 5 अनुपात, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आ गया 14, 5 और 14। तो 5 और 14 देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सरल ब्याज के किस धन पर 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है। तो 14,000 की राशि 3 वर्ष के बाद समान प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा ये प्रिंसिपल दिया हुआ, जो मेरा मूलधन है वो 14,000 रुपया है और यहाँ पे समय कितना है, जो टाइम मेरा कितना है 8 वर्ष। अब 8 वर्ष में जो मेरा साधारण ब्याज है, वो साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल है उसका 80% हो जाता है। तो मेरा प्रिंसिपल जो मूलधन है वो 14,000 है। 14,000 का अगर हम 80% निकाले तो ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ में 3, 8 और 3 9 10 11, 80% इसका निकाल लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है सही है। 0 0 0 8 चौक 32, 3 8 3 11, मतलब 11,200 रुपये ये मेरा क्या निकल करके आया, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया 11,200 रुपया। हमको इससे पहले रेट पता करना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर साधारण ब्याज जो कि 1120 बटा गुना 100 बटा मूलधन जो कि कितना है 14,000 बटा समय कितना है 8 वर्ष। तो ये 3 0 से ये 2 0 और ये 1 0 कैंसिल। 7 का टेबल से इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 7 छक 42। देखिए 8 दूनी 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल, बचा कितना 1 और ये 0 बचा हुआ है ना 10। तो रेट निकल करके आया कितना, तो 10% है ना।
अब बोल रहा है कि 10%। अब जो ब्याज साधारण ब्याज के दर पे जो रेट था वही दर से 3 वर्ष का यही मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 10%, 10% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। मतलब मूलधन अगर 10 है तो ब्याज हमको देना पड़ेगा 11। ये 3 साल तक, तो 3 साल तक इसको 3 बार करेंगे। 4 साल रहता तो 4 बार करते हैं, 2 साल रहता तो 2 बार करते हैं। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 11 का 1 डबल 3 और 1। अब यहाँ देखिए ये 1000, ये मेरे तो मूलधन है, लेकिन मूलधन मेरा दिया हुआ कितना, 14000। तो 1000 का वैल्यू कितना है, 14000। तो 1 का वैल्यू पता करते हैं। तो 1 का वैल्यू, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, मतलब 1 का वैल्यू कितना निकल करके आया, 14। तो यहाँ पे मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये मेरा मिश्रधन है। मिश्रधन में अगर हम मूलधन को घटा देते तो ब्याज आ जाएगा 1331 में 1000 घटाएंगे तो 331 आएगा। 331 आया, और 1 का वैल्यू, 331 का वैल्यू पता करना, वही तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। और 1 का वैल्यू कितना है, 14 है। तो 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट से काम कर लेंगे। तो 4 एकम 4 है, लास्ट में 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 में है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो सब में क्या है, अलग अलग यूनिट है। तो अलग अलग यूनिट है तो क्या करेंगे, 4 3 12 का 2, बस दूसरा लेके चलेंगे। 1 एकम 1, तो 4 2 और 1 3, 34। 34 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये है यूनिट डिजिट से हम लोग इसलिए काम करते हैं ना, काहे कि समय आपका वहां पे बचेगा। तो टोटल पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे। जहां पे मिलेगा, एक मिल रहा है तो दूसरा को देखेंगे, दूसरा जब नहीं मिलेगा तो वहीं पे सॉल्व करेंगे, जितना इजी वे में हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में विजय उम्मीदवार को मान्य मतों के 60% मत प्राप्त हुए तथा 4000 मतों से बहुमत से जीता। यदि डाले गए कुल मतों का 80% मत मान्य है तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि कुल मत 100 है, 100 मत में से क्या हो गया, 20% क्या हो गया, 80% मान्य है, मतलब 20% अमान्य है। मान्य कितना है, 80%। अब यही 80% का जो है वो 60% जो जीता है वो लाया, तो जो हार गया वो कितना लाया हुआ, 40% लाया हुआ। और कितना अधिक मतों से जीत गया है, तो 4000। और यहाँ पे अगर अधिक देखें तो 60 और 40 के बीच में 20% अधिक मतों से जीत रहा है, और यही 20 का वैल्यू कितना है, 4000। तो यहाँ पे देखिए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 0 0 2 दूनी 4, ये 200। ये 200 जो मेरा है ये 100% का वैल्यू नहीं है, ये 80 का वैल्यू आया। तो 200 मेरा किसका वैल्यू है, 80 का वैल्यू। हम पहले आप 100 का वैल्यू निकाल लेते कितना होता है। तो 200, ये हमको 100 का वैल्यू चाहिए, और ये मेरा दिया हुआ कितना, 80 का वैल्यू। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 25, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 25। और टोटल मेरा कुल वोट कितना है, 100। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 25, और ये 1 0 बचा था यहाँ वाला, तो ये 100 के लिए 2 और 1 जो 0 बचा था। सो टोटल 25000 मत हैं, जिसमें से 80% क्या हुआ, ही दिए थे। तो हमको ये वैध मत नहीं पूछा है, कुल मत पूछा है। तो कुल मत ये मेरा 100 का वैल्यू। अगर वैध मत पूछता तो 80 का निकालते, सीधा आंसर आ जाता। अगला सवाल है। कोई दुकानदार अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह प्रत्येक वस्तु पर 20% का छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब जैसे मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, अब क्या करता है, 10% अधिक अंकित करता है। तो मेरा जो एमआरपी है वो एमआरपी कितना हो जाएगा, 10%। तो 100 का 10% निकालेंगे 10, तो 110 अंकित करेंगे। अब क्या करेंगे, जो मेरा एमआरपी है, छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, 20% का छूट देता है। तो छूट देने का सेलिंग प्राइस, छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या है, तो 110 का अगर हम 20% निकाल लेते हैं तो 0 0 कैंसिल, 11 दूनी 22। अब 22 और 10 32, मतलब 22 का इसमें क्या करते हैं, 110 इसका एमआरपी है और 22 का हम छूट दे देते हैं। तो बेच कितना मेरे है, तो बेच रहे 10 में से 2 गया 8, और फिर यहाँ पे 9, 10 में से 2 गया 8, मतलब 88 में बेच रहे हैं। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब हम खरीदे हैं, कोई भी कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है और बेच रहे हैं 88 में, तो क्या हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है, 12% की हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर में
ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू आर एस चारों का औसत 30 दिया हुआ है। यदि P और Q का औसत 12 है तो R और S का औसत कितना होगा? ये चारों में से P Q R S का औसत कितना है? 30 है, तो 30 और टोटल पर्सन 4 है, तो 4 तिया 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो गया सब पर्सन का, जिसमें से 2 पर्सन P और Q का औसत कितना है? 12। तो P और Q 2 पर्सन है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 P और Q का है, पूछा गया R और S, तो 120 में से 24 अगर P Q का है तो जो बचा हुआ है वो R S का ही तो है। तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ पे पूछा हुआ जो R S का औसत ज्ञात करें। ये R S का टोटल नंबर है लेकिन एवरेज पूछा है, तो 2 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 8 16, तो टोटल 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है। वे क्रमशः 5, 10, 15, 18 और 20 सेकंड के अंतराल में बजती है। वे 90 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? तो जब भी अलग अलग घड़ियां अलग अलग समय पे बजती है तो क्या करते हैं? वो सबका एलसीएम पहले निकालेंगे। तो एलसीएम 5, 10, 15, 18 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 18 का 18, 5 चौका 20, 3, तो 3 एकम 3, 3 छक 18 और 4 का 4, 2 से 2 एकम 2 तिया और 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 25 60 और 6 तिया 18, मतलब 180 सेकेंड में एक बार बजेगी। जब ये अलग अलग सेकंड में बजती है और एक साथ, मतलब 180 सेकंड में, हर 180 सेकंड में ये एक बार बजेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल 90 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पे मिनट को पहले क्या करेंगे? 90 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 180 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से दूनी 18 और ये 2 से 60 30, तो 30 बार टोटल 90 मिनट में 30 बार एक साथ बजेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 70% व्यय करता है और उसकी आय का 12% में वृद्धि हुई और उसकी व्यय में 7.5% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो उसका आय है, इनकम है, वो इनकम 100 है। अब 70% वो अगर एक्सपेंडिचर खर्चा कर देता है, 70 खर्चा कर रहा है, तो सेविंग हो कितना आ रहा है? 30%। अब उसके आय में 12% की वृद्धि हो जा रही है, मतलब 100 में पहले 100 कमाता था, अब कितना? 112 कमा रहा है। और उसके व्यय में 7.5% की वृद्धि, पहले तो 70 व्यय करता था, अब इसका 60% का वृद्धि हो जा रहा था। ये 0 से 0 कैंसिल, 7 बचे 35 का 5 हाथ में, 3 37 49 50 51 52 और 1 अंक और 1 2, मतलब 5.25 का क्या हो जा रहा है? वृद्धि। पहले 70, अब 75.25 खर्चा करेगा, है ना? 75.25 इतना। अब देखिए, अब टोटल मेरे पास 112 है, जिसमें से 75.25 हम खर्च कर दे रहे हैं, तो बच कितना आ रहा है? तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया तो 7, 11, 6 5 11 और इधर 10 में से 7 गया 3, मतलब 36.75 मेरा क्या हो रहा है? सेविंग हो रहा है। और सेविंग में बता रहा है कि प्रतिशत, उसके बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, बस प्रतिशत में बताना है कि कितना का वृद्धि हो रहा है। तो 30 रुपए पहले सेविंग होता था, अब 36.75, मतलब 6.75 का क्या हो रहा है? 6.75 का वृद्धि अब हो रहा है। किस में हो रहा है? तो पहले होता था 30, तो इसी में तो वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, इधर पॉइंट देंगे एक अंक के बाद, तो 22.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला, शंकु के आधार के क्षेत्रफल, जो उसका शंकु है, इस तरह से शंकु का जो आधार होता है वो क्या होता है? एक वृत्त का जैसा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर।
जो कि दिया हुआ कितना 186.34। यदि शंकु का ऊंचाई उसका त्रिज्या का 9/7वां भाग है तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो अगर मान लेते हैं कि त्रिज्या उसका क्या है r है, त्रिज्या कितना है r है, तो h क्या हो जाएगा, उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 9/7 गुना। अब यहाँ से हम देखिए r का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 और r स्क्वायर, जब इसको हम 186.34 इसको जब हम काटापीटी करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम पहले से काट के रखें है ना। काटने के बाद यहाँ पे 7, अच्छा चलिए काट ही देते हैं है ना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए 22 को काटेंगे 11 का टेबल में, सॉरी 2 का टेबल में काटते हैं 11 बार में, ये 2 का टेबल में, तो 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सती 14। यहाँ 2 अंक के बाद है पॉइंट है, वो पॉइंट हम लोग दे देंगे लास्ट में। फिर 11 का टेबल में 11 एकम 11, 11 अठी 88, 89, 90 और 3 5 5 यहाँ हो गया, तो यहाँ 55 51 हो जाएगा। तो 11 चौक 44 और इधर 6 और 1 7 बचा, तो 11 सती 77। तो ये 847 और यहाँ पे देखिए ये जो 7 है, ये 7 को हम उधर ले जाएंगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई में, और यहाँ सिर्फ बचा क्या r स्क्वायर। तो इसका क्या निकालना है, अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा, r जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 847 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका निकालेंगे, इससे बढ़िया है 847 का क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 का टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 11 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 7 11 गुना 7, और ये एक 7 जो मेरा यहाँ से आया था ये 7। अब देखिए 2 ठो 7 के लिए, सॉरी एक 11 यहाँ पे हो जाएगा ना, ये डबल 11 है तो यहाँ पे 11 लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 2 7 के लिए 1 7 बाहर आएगा, और ये 2 11 के लिए 1 11 बाहर आएगा, तो 11 सते 77। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट, ये मेरा क्या निकल करके आया, तो r का जो वैल्यू है वो निकल करके आया 7.7। हमको चाहिए h, तो h कितना होगा, तो पता है आप सभी को जो h है वो r का 9/7 है। r का जो है वो h कितना 9/7। अब यहाँ पे जो मेरा, यहाँ इसको h का वैल्यू निकाल देते हैं, तो अभी मेरा r कितना आया, तो 7.79:7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 11 बार में 11 नंबर 99, मतलब 9.9 आ रहा है। किसका वैल्यू, h का वैल्यू 9.9 आया। अब हमको यहाँ से निकालना है, हमको r भी पता है h भी पता है, तो पूछा गया है इसका आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 को 1/3 रहने देते हैं, पाई का मान क्या होता है 22/7। तो देखिए थोड़ा सा मैथ कैलकुलेटिव है, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं r का जो वैल्यू, r का वैल्यू कितना है 7.7 इंटू 7.7, ये r स्क्वायर हो गया। उसके बाद h का वैल्यू कितना है 9.9, इसको सॉल्व करेंगे 7 से 7 1.1 और ये 3 से ये 9.9, तो 3.3, बस इसको सॉल्व कीजिए। तो 11 दूनी इसको सॉल्व करेंगे 22 एकम 22 का, इसको बस मल्टीप्लाई करना है आपको, जितना जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई आपका स्पीड होगा वैसे आपका आंसर इसमें आएगा। तो देखिए 11 दूनी 22 एकम 22 का, 2 हाथ में 2, 22 एकम 22 और 2 23 24, 24 आ गया, एक अंक के बाद पॉइंट 24.2, और यहाँ पे 33 को गुना करेंगे क्या चीज़ से, तो 33 को गुना कर लेते हैं यहाँ पे 7.7 से। तो 33 गुना 7.7, 7 21 के एक हाथ में 2, 7 21 23, तो यहाँ पे 1 3 2 1 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 2, तो 25 41। यहाँ पे देखिए आप यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते थे है ना, यूनिट डिजिट से भी आप काम करते तो ये आपका सॉल्व हो जाता। यहाँ पे देखिए 3 है तो 7 या 21, 21 एकम 21 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, देखिए 21 का 1 हुआ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1 आएगा, और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2, और यूनिट डिजिट देखिएगा तो सिर्फ एक में ही 2 दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। कितना ईजी हो जाता है यूनिट डिजिट सॉल्व करने, इतना अगर आप
सॉल्व कीजिएगा तो समय आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना भी नहीं है, बस सबका यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है और मैक्सिमम रहता ही है ये अलग अलग, एग्जामिनर को भी पता है कि उतना समय कैलकुलेशन, एक दो क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको वो फंसाने का कोशिश करेगा, तो वहाँ पे आपको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अपने घर से ऑफिस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 30 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वो 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता। जब भी देखिए पहले और बाद में पहुंचे तो इसके लिए क्या है, जो टोटल उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते, एक 4 का स्पीड से और 6 का स्पीड से, 4 का स्पीड से जा रहा है और 6 का स्पीड से, फिर क्या करते हैं दोनों का जो स्पीड में डिस्टेंस है, जैसे 4 के स्पीड से चल रहा है और 6 के स्पीड से, तो डिस्टेंस में अंतर कितना आ गया, 2 का स्पीड से। यहाँ पे कितना देखिए 30 मिनट देरी से पहुंचता है और यहाँ पे 5 मिनट पहले, तो दोनों में जो अंतर है, अंतर और पहले, तो इसको ऐड कर देंगे, 30 और 5 35, और क्या करेंगे ये मिनट में घंटा को बदलने के लिए 60 से भागा करेंगे, तो ये 6 10 60, ये 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये 2 और 2 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या 7, तो 7 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस तक का दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, ए बी एक साथ कार्य को 20 घंटा में पूरा करता है। 5 घंटे के पश्चात ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को 45 घंटे लगे, तो ए अकेले कार्य को पूरा करने में, उसे पूरा करने में कितना घंटा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ए और बी है, ए और बी मिल करके काम को 20 घंटा में पूरा करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 5 घंटे के पश्चात ए कार्य को छोड़ देता है, तो 5 घंटा तक है वो ए और बी साथ में तो काम किया होगा, 5 घंटा के बाद ही तो छोड़ा है। अब जो शेष कार्य बच गया, शेष कार्य को बी है वो 45 के स्पीड से 45 घंटा में कर रहा है, तो 45 घंटा में कर रहा है तो 45 भी हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, हम जो टोटल कार्य है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 को ए से करेंगे तो 20 ए हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे प्लस 20 बी, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 ए प्लस 5 बी प्लस 45 बी, तो यहाँ पे 20 ए प्लस 20 बी, तो यहाँ पे 45 बी और 5 बी, यहाँ 5 ए और 45 5 50 बी हो जाएगा। अब ए को एक साइड करते हैं और बी को एक साइड, तो ए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस मतलब 20 में से 5 चला जाएगा तो 15, ये किसका है, ये ए का है, 15 ए क्या हो जाएगा 15 ए, और यहाँ पे देखिए बी क्या है, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 50 में से 20 चला जाएगा तो 30 बी। अब ए और बी का अगर हम रेशियो निकाल लें तो क्या हो जाएगा 30 और इधर 15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये इसका रेशियो निकल करके आ गया 2:1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें किसी में भी बिठा करके हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो इसी में बिठाते ज़्यादा इजी होगा। बी कितना है, तो ए कितना है 2 और बी कितना है 1, 2 और 1 3, 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो बोल रहा है कि शेष कार्य जो है, अगर कार्य ए शुरू करता है तो ए कार्य को कितना घंटा में पूरा करेगा। ए का जो स्पीड है वो 2 है, ए का स्पीड कितना है 2 है, अगर 60 काम है 2 के स्पीड से करेगा तो टोटल 30 घंटा में वो पूरा कर लेगा। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने एक वॉशिंग मशीन 6400 रुपये में खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद उसे 30% का लाभ हुआ। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। जब भी देखिए खरीदने के बाद 20% का छूट देने के बाद 30% का लाभ हो रहा है, 20% का छूट दिया मतलब कितना 80 है ना, और यहाँ पे फायदा कितना हो रहा है 130, तो ये है ना जो भी छूट देने के बाद जो बचता है यहाँ पे आप उसको ये कॉस्ट प्राइस मांगेगा और ये आपका सेलिंग प्राइस मानिएगा। ठीक है, जब भी आपको छूट दे दिया रहे और फिर प्रॉफिट हो रहा है तो जो जितना छूट देने के बाद जो बच रहा है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और जितना एक्स्ट्रा में बेच रहा है वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर 130 में बेच रहा है 80 का सामान तो फायदा कितना 50 का हो रहा है, 50 का हो रहा है। और बोल रहा है वॉशिंग मशीन को खरीदा है 6400 रुपये में, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य क्या है, वही 130, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस है एमआरपी, और जो घटने के बाद बचा ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हमको पता करना है ये 6400 जो दिया हुआ है
ये 6400 मेरा क्या है 80 का वैल्यू है, क्योंकि 80 में ही तो खरीदे हैं। कॉस्ट प्राइस हमको पूछा कितना, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है एमआरपी 130, तो 130 का वैल्यू पता करना है। टोटल ये 80 का वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल, 8 64, ये 0, तो 13 तो 8 तिया 24 का 4, 8 और 2 10, 104। 104 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 25 कर्मचारी एक कार्य को 20 दिन में पूरे कर सकते हैं, 10 कर्मचारी को कितने दिन के बाद नौकरी छोड़ देना चाहिए ताकि कार्य 30 दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए 25 कर्मचारी हैं, टोटल कितना 20 दिन में कार्य को पूरा करता है, ये टोटल कार्य निकल करके आ गया। अब यहाँ पे है यही कार्य को किस तरह से तोड़ा गया, तो 10 कर्मचारी कितने दिन के बाद नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो पता नहीं है कितना दिन के बाद, तो मान लेते हैं x दिन तक कार्य किया उसके बाद छोड़ दिया, है ना, x दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ जो 25 कर्मचारी हैं x दिन के बाद, तो x दिन तक तो ये साथ में काम किया होगा ना, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x। अब क्या हो गया, जो 25 कर्मचारी में से 10 कर्मचारी छोड़कर चले गए, तो 25 में से 10 चले गए तो बचा कितना, 15 बचा। 15 कर्मचारी 30 दिन में कार्य को समाप्त करना, टोटल कितना दिन में, 30 दिन में। अब देखिए 30 दिन में कार्य को समाप्त करना, जिसमें से x दिन तक कार्य हो चुका, तो इसमें क्या करेंगे 30 दिन में x को घटा देंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे तो निकल करके आ जाएगा x का वैल्यू। तो 25 को 25 दूनी 50, मतलब यहाँ पे 500 कार्य, और यहाँ पे 25x प्लस 15 तिया 45, 450 माइनस 15x, तो यहाँ 25x में 15x चला गया तो बचा यहाँ पे 10x, और ये 450 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 500 में से 450 चला गया तो सिर्फ 50 बचा। ये 0 से 0 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आया 5 आ गया। तो 5 दिन के बाद, 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद 25 व्यक्ति कार्य किया, उसके बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो बाकी जो कितना दिन तक जो क्या बोल रहा है, हाँ, तो 5 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाएंगे, है ना, तो 5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है एक निश्चित मूलधन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज 1000 रुपए के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो P, R और T, जो 1 साल का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, वो यहाँ पर 1000 का जो मूलधन है उसका जो 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा उसका आधा है। तो यहाँ पर मेरा पहले हम देख लेते कि 2 वर्ष का मेरा 1000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना है। तो 20% बराबर हम लिख सकते हैं 1/5, कैसे आया, तो 20% का मतलब कितना 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, तो 1/5 हुआ, मतलब 5 मेरा तो ये कॉस्ट प्राइस है, और 1 रुपया मतलब हमको क्या मिलेगा, 5 में 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 में से 1 6, है ना, ये मेरा क्या निकल के आता, तो मिश्रधन। इसको बार बार हम बताएंगे नहीं, आप याद रखिएगा, ये सब नॉर्मल है। तो कितना 2 वर्ष के लिए, तो 5/6, और पहला वर्ष और दूसरा वर्ष भी कितना लगेगा 5/6, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 6 का 36, और ये 25 का वैल्यू, ये 25 मेरा क्या मूलधन, और ये 36 क्या मेरा मिश्रधन, तो 25 का वैल्यू मेरा कितना है 1000, तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 25 चौके 100, 40, 1 का वैल्यू कितना निकला 40। और यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज 25 से 36 हो गया, तो 25 से 36 बढ़ा कितना 11 बढ़ा, तो 1 का वैल्यू अगर 40 है तो 11 का वैल्यू कितना होगा, 11 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, ये मेरा क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित मूलधन राशि 10% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज, 4 वर्ष का जो उसका साधारण ब्याज है वो 1000 रुपए के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका आधा है। तो मान लेते हैं कि इसका हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन तो पता नहीं, रेट दिया हुआ 10% और दर कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष है। अब क्या बोल रहा है, जो इसका जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, ये मूलधन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का कितना है आधा है, कितना है आधा। बस इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितना बार में 11 बार में, ये 2 से
50 बार में, तो P निकालना है। ये 50 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और ये 0 का 0, तो ये मेरा P का मान निकल करके आ गया 550, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ शेयर उसके पास है 20,000 रुपए की राशि को 2, 3 और 5 के अनुपात में निवेश की है, जिसे उसे वर्ष के निवेश में जो निवेश किया उसमें से पहले 10%, 30% और 20% का लाभ हुआ। तो व्यक्ति का कुल लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1, 2, ये 3 बार निवेश कर रहा है। तो जो पहला निवेश है वो कितना है, 2। पहला निवेश कितना है, 2, और दूसरा निवेश कितना है, 3, तीसरा निवेश कितना है, 5। जब तीनों को जोड़ देंगे तो 5, 3, 8 और ये 2, 10, और यही 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही 10 का वैल्यू दिया हुआ है 20,000, 20,000 है। और तो 1 का वैल्यू कितना, 0, 0 कैंसिल, 1 का वैल्यू निकल करके आया 2,000, कितना आया 2,000। तो पहले वर्ष में कितना है 2, तो 2 को गुना करेंगे कितना 2,000 से। फिर 3 है, 3 को गुना करेंगे कितना 2,000 से। फिर कितना है 5, 5 को गुना करेंगे 2,000 से। ये अलग अलग शेयर अलग अलग समय में लगा, तो 2,000, 2 दूनी 4,000 रुपया, और ये 3 दूनी 6,000 रुपया, और 5 दूनी 10,000 रुपये। तो क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष में 10%, तो देखिए 10%, जब भी अगर हम एक करके परसेंटेज निकालिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो 4,000, एक अंक अगर यहां से हटा देते हैं तो बाकी जो बचता है ये क्या बचता है, 10% का वैल्यू। क्या है बचता है, क्या है कि 10% बराबर क्या हो गया, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाता है, और एक यहाँ पे देखिए जो 0 बच जाता है वो एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, तो 10% का वैल्यू इतना हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए एक 0 हटा देते तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 400, 400 हो गया, ये 400। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो वर्ष है, दूसरा वर्ष 30%, तो इसमें भी अगर एक 0 हटा देते तो हो जाता है 600। 600 जो मेरा है वो कितना है 10% का, सॉरी, तो हमको फिर कितना चाहिए 30%, तो 3 से गुना कर देंगे तो 6 तिया 18, 1800। और तीसरे वर्ष का 20%, तो पहला वर्ष कितना है 1,000, तो दूसरा वर्ष कितना होगा, तो 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपया हो जाएगा। बस इसको ऐड कर देंगे, 0, 0, 8, 4, 12 का 2, 2, 3 और 1, 4, 4,200 रुपये। ये मेरा हो जाएगा टोटल लाभ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय